नेकी कर दरिया में डाल। मास्टर दिगंबर शर्मा, जिनकी पूरे गांव में बड़ी इज्जत थी। हर कोई इन्हें बड़े ही अदब के साथ मास्टर जी कहकर पुकारता था। लेकिन इनके अपने ही घर में हालत कुछ और थी, और इसकी वजह बस एक ही थी। तो क्या हुआ बेटा, बस 5 किलो गेहूं ही तो थे। वैसे भी हमारे यहां तो जाने कब से ऐसे ही पड़े थे, कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। पड़े पड़े खराब ही हो जाते, इसलिए मैंने सोचा कि। क्या सोचा आपने? यही ना कि अपने बेटे के खून पसीने की कमाई को गांव के भिखमंगों में बांट आएंगे तो पूरे गांव में आपकी वाहवाही होगी। और तो और यहाँ घर आकर मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काएंगे। अरे घर में इतने काम होते हैं, मुझे नहीं संभाल पाई उन गेहूं को, तो क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया? नहीं बहू, तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं बाबूजी, मालती जो कह रही बिल्कुल सही कह रही है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप चाहते क्या है। अरे उम्र हो गई है तो घर पर रहकर भगवान का नाम लीजिए, और अगर गांव भर में घूमने की ताकत है आपके पास तो खेती में मदद कीजिए मेरी। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों करेंगे आप? आपको तो तारीफें बटोरने का शौक है ना। सारा दिन या तो उन भिखमंगों के बच्चों को पढ़ाने का ढोंग करते हो या फिर घर का राशन उठाकर उन्हें दे आते हो। देखिए बाबूजी, अब तक मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, पर अब बहुत हो चुका। आइंदा अपने घर की कोई भी चीज मुझसे या मालती से बिना पूछे किसी को भी दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लीजिए आप। ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे बेटा, तुम्हें याद तो है ना, आज शाम को हमें मुखिया जी के घर जाना है। वहां भंडारे को लेकर बातचीत होने वाली है। ओफो बाबूजी, आपको एक बार में बात समझ में क्यों नहीं आती है, हैं? मुझे ना तो आपकी तरह महान दिखने का कोई शौक है और ना ही मेरे पास लौटाने के लिए फालतू पैसे हैं। इतना कहकर मास्टर जी का बेटा सूरज वहां से चला गया। उसकी पत्नी मालती भी मुस्कुराती हुई उसके पीछे ही चल दी, और मास्टर जी वहीं खड़े अतीत की यादों में खो गए कि कैसे वो अपनी जवानी में गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाया करते थे। साथ ही खेतीबाड़ी करके अपने और अपने परिवार का पेट खूब अच्छे से पाल रहे थे। इसके अलावा उनकी एक आदत हमेशा से थी, वो शाम के वक्त उन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया करते थे जिनके माँ बाप बहुत ही गरीब थे और अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे। इतना ही नहीं, मास्टर जी हमेशा अपनी खेत में उगाए हुए अनाज में से एक छोटा हिस्सा गांव के गरीब लोगों में बांटने के लिए जरूर निकलते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब घर की बागडोर मास्टर जी के बेटे बहू के हाथों में थी, और उन्हें गरीबों की मदद करना महज एक दिखावा भरी लगता था। मास्टर जी अब बुढ़ापे में बिल्कुल अकेले पड़ते जा रहे थे, हालांकि एक सहारा उनके पास अब भी था। दादाजी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? चलिए ना, हम बाहर घूम कर आते हैं। अब नहीं बेटा, आज मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है। ओहो दादाजी, लाइए मैं आपके घुटनों की मालिश कर देता हूँ, फिर देखना आप कैसे दौड़ने लगेंगे। सच बेटा, तुम्हारे इतना कहने भर से ही मेरे घुटनों में जान आ गई। चलो चलते हैं। वैसे तो राजू मास्टर जी के बेटे सूरज और बहू मालती का ही बेटा था, लेकिन उसमें संस्कार मास्टर जी के ही थे। वो सारा दिन मास्टर जी का मन लगाए रखता था। मास्टर जी भी उसे हमेशा अच्छी बातें सिखाते थे। दादाजी, वो देखिए, वो तो वही बच्चा है ना जो आपके पास शाम को पढ़ने आता है? हाँ बेटा, श्यामू नाम है उसका। पर ये भीख क्यों मांग रहा है? क्योंकि इसे भूख लगी होगी बेटा। श्यामू के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, इसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है, इसीलिए बेचारा ऐसे भीख मांगकर अपना पेट भरता है। तब तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए, है ना दादाजी? चलिए ना, इसे घर ले चलते हैं। माँ ने खाना तो बना ही लिया होगा अब तक, तो इसे भी। नहीं बेटा, घर नहीं ले जा सकते इसे। ऐसा करो, ये लो, ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, जाकर सामने वाले ढाबे से कुछ खरीद कर इसे दे दो। ठीक है दादाजी। राजू फौरन पैसे लेकर सामने के ढाबे पर जाता है और खाने का सामान खरीदकर श्यामू को दे देता है। श्यामू सिर झुकाकर राजू को शुक्रिया कहता है और फिर। दादाजी, कितना अच्छा हुआ ना, आज हमने श्यामू को खाना खिलाकर कितना अच्छा काम किया ना। अब हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल होगा, पर बेटा एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी की भी मदद करो तो कभी उसके बदले में कुछ मत चाहो। दूसरों की मदद करने में खुशी ढूंढोगे तो हमेशा खुश रहोगे। मतलब कि नेकी करो और फिर उसे दरिया में डाल दो।
है दरिया में? लेकिन दादाजी, नेकी को अगर दरिया में डाल दूंगा तो वो वापस कैसे मिलेगी? राजू की बात सुनकर मास्टर जी जोर जोर से हंसने लगे। वो राजू को कुछ समझा पाते उससे पहले ही गांव के मुखिया रामचरण वहां पर आ गए और मास्टर जी से बोले, राम राम मास्टर जी, कैसे हैं? राम राम मुखिया जी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस आपका आशीर्वाद है। और सुनाइए, आप शाम को तो घर आ रहे हैं ना? भंडारे को लेकर सब कुछ तय करना है आज ही। अब नहीं मुखिया जी, माफ कीजिएगा, पर इस बार मेरा शामिल हो पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वो क्या है ना, अब शरीर साथ नहीं देता और अब तो जेब भी खाली ही है मेरी। मास्टर जी की आवाज में उदासी थी। साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितने मजबूर हैं। असल में गांव में गरीबों को भरपेट खाना खिलाने के मकसद से होने वाले इस भंडारे की शुरुआत कई साल पहले मास्टर जी ने ही की थी। गांव के सभी लोग मिलजुल कर इस भंडारे का आयोजन करते थे, साथ ही अपने अपने हिसाब से गरीबों को दान भी दिया करते थे। लेकिन वक्त के साथ अब खुद मास्टर जी ही इस आयोजन में शामिल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनके बेटे बहू को इस सब में कोई रुचि नहीं थी। मास्टर जी के बिना कुछ कहे ही मुखिया रामचरण उनकी मजबूरी समझ गए और उनसे बोले, कोई बात नहीं मास्टर जी, मैं सब समझता हूँ। आप बस बैठक में और आयोजन में शामिल हो जाइएगा, हमारे लिए आपका आशीर्वाद ही बहुत है। मास्टर जी ने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया और फिर राजू के साथ घर वापस आ गए। रास्ते भर राजू ने उनसे खूब सारी बातें करने की कोशिश की, लेकिन मास्टर जी ने बहुत कम ही जवाब दिया। फिर घर पहुंचने के बाद, लगता है दादाजी इसलिए उदास है क्योंकि उनके पास गरीबों की मदद करने के लिए पैसे नहीं है। पर मेरे पास तो है। ऐसा सोचकर राजू ने फौरन पैसों से भरी अपनी गुल्लक उठाई और उसे मास्टर जी के पास लेकर गया। दादाजी देखिए, हमारे पास कितने सारे पैसे हैं। इतने तो बहुत होंगे ना भंडारे में देने के लिए। मास्टर जी राजू को कुछ कह पाते उससे पहले ही गुस्से से पैर पटकती हुई राजू की मां मालती वहां आ गई। असल में उसने राजू को अपनी गुल्लक ले जाते हुए देख लिया था। साथ ही राजू ने जो कुछ मास्टर जी से कहा उसने वो सब भी सुन लिया था। वाह वाह बाबूजी, जब इन्होंने आपको साफ साफ मना कर दिया तो आप मेरे राजू को बरगलाने लगे। आज अपनी गुल्लक ले आया, कल क्या घर में चोरी करवाएंगे उससे? और ये सब किस लिए? अरे सारा गांव करता तो है आपकी जी हजूरी, अब और क्या चाहिए आपको? नहीं माँ, दादाजी को कुछ मत बोलो, उन्होंने मुझसे मेरी गुल्लक नहीं मंगवाई, इसे तो मैं ही लेकर आया हूँ। और माँ, अगर हम भंडारे में गांव के गरीब लोगों को खाना खिलाने में मदद करेंगे तो उसमें गलती क्या है? नेकी करना तो अच्छी बात होती है ना। अच्छा, तो जुबान लड़ाना भी सिखा दिया है तुझे। रुक जा, आज आने दे तेरे बाबा को। सब कारिस्तानियां बताऊंगी तुम दादा पोते की, फिर वही दिमाग ठिकाने लगाएंगे तुम दोनों के। इसी के साथ मालती राजू का कान पकड़कर उसे घर के अंदर ले गई। मास्टर जी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया उसने। शाम को सूरज के घर आते ही मालती ने उसे सब कुछ अपने हिसाब से बता दिया, जिसके बाद सूरज ने न सिर्फ मास्टर जी को खूब खरी खोटी सुनाई, बल्कि राजू को भी बहुत डांटा। यहां तक कि उसने मास्टर जी को राजू से दूर रहने तक के लिए कह दिया। मास्टर जी बहुत दुखी थे। सारा दिन वो घर के बाहर अपनी चारपाई पर अकेले उदास बैठे रहते। ऐसे ही कई दिन बीत गए और फिर आखिरकार भंडारे का दिन आ ही गया। भंडारे का आयोजन मास्टर जी के घर के काफी नजदीक ही था, लेकिन फिर भी मास्टर जी वहां नहीं गए। तब मुखिया जी कुछ लोगों के साथ खुद ही उनके पास आ गए। राम राम मास्टर जी, चलिए जल्दी, भंडारे की शुरुआत आपके बिना नहीं हो सकती। अब नहीं, माफ कीजिए मुखिया जी, पर अब मैं इस लायक नहीं रहा। अब से आप ही शुरुआत कीजिए। नहीं मास्टर जी, इस शुभ कार्य की शुरुआत गांव में आपके हाथों से ही हुई थी और अब भी आप ही शुरुआत करेंगे। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। देखिए, सारा इंतजाम हो गया है, आपको ज्यादा दूर तक चलकर भी नहीं जाना होगा। बस आप हमारे साथ शामिल हो जाइए, सब लोग बस इतना ही चाहते हैं। मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। वो मुखिया जी के साथ जाने लगे, लेकिन तभी अचानक घर के अंदर से चीखने की आवाज आने लगी। असल में घर के अंदर आग लगी हुई थी, वो बहुत तेजी से फैल रही थी। उस वक्त घर के अंदर मालती और राजू दोनों थे जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। मास्टर जी किसी से कुछ कह पाते उससे पहले ही गांव के लोग पानी की बाल्टियां भरकर लाने लगे।
इनमें ज्यादातर गांव के गरीब लोग थे जिनकी मदद मास्टर जी ने कभी न कभी की थी। सभी लोगों ने मिलकर कुछ ही मिनटों में आग को बुझा दिया। मालती तो ठीक थी, पर राजू बेहोश था। गांव के लोग फौरन राजू को अस्पताल लेकर गए, जहां राजू को जल्द ही होश आ गया। मुखिया जी, मैं किन शब्दों में आपका और गांव वालों का शुक्रिया अदा करूं। आज आप लोग ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं सूरज, असल में ये सब तुम्हारे बाबूजी की नेकियों का फल है, जो उन्होंने सारी जिंदगी गांव के लोगों में बांटी है। यकीन मानो, किसी को भी मदद के लिए बुलाना नहीं पड़ा। जैसे ही सबको पता चला कि मास्टर जी का परिवार मुसीबत में है, सब लोग खुद ही दौड़े चले आए। मुखिया जी की बात सुनकर सूरज और मालती दोनों ही शर्मिंदा थे। उन्हें समझ आ गया था कि मास्टर जी जो करते आए थे वो सब कोई दिखावा नहीं, बल्कि सही मायने में वो नेकियां थीं जिनका फल आज उनके बेटे राजू को मिला।